बता दूं कि आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का सीरीज और इसमें मैं आपको क्लास 9th और 10th का साइंस कंप्लीट करवा रहा हूं चैप्टर वाइज आने वाले रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए। तो इससे पहले मैंने 6 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। केमिस्ट्री के चैप्टर है सारे के सारे। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही चैप्टर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। और ये है चैप्टर 7 और ये भी एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 9 से। क्लास 10 से बस एक चैप्टर मुझे अपलोड करना है, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और इसके यौगिक। बाकी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है केमिस्ट्री से क्लास 10 से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल है हमारा आज का, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों महर्षि कणाद पकुदा कात्यामा ने किसको परिभाषित करने का प्रयास किया। इस तरह के सवाल भी आपके रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने इस सवाल को ले लिया हुआ है। ये आप नाम याद रख सकते हो। इन सब ने परमाणु की परिभाषा देने का प्रयास किया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब ने अपने अपने हिसाब से परमाणु का डेफिनेशन दिया, तो इनका डेफिनेशन नहीं याद रखना है, बस आप ये नाम याद रखो कि इनका संबंध परमाणु से है, परमाणु की परिभाषा से। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक संयोजन का नियम है? रासायनिक संयोजन का नियम कौन है? द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात का नियम, संवेग संरक्षण नियम। तो ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब रासायनिक संयोजन होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, तब द्रव्यमान संरक्षित होती है। और एक और स्थिर अनुपात का नियम है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या है। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब रासायनिक संयोजन होगा तब ये दो नियम लागू जरूर होता है। डैश के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। यानी ए और बी आपस में मिला, ए और बी आपस में मिला तो यहाँ बना सी। तो ए और बी का जो कुल द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान यहाँ सी का बनेगा, ना तो इससे ज़्यादा बनेगा ना ही इससे कम बनेगा। यानी यहाँ अगर दोनों को मिलाकर x ग्राम अभिक्रियाएं हो रही है तो यहाँ x ग्राम ही बनेगा। तो ये क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? रासायनिक संयोजन में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है, तो ये जो नियम है ये दिया था लेवोजियर ने। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि जब रासायनिक संयोजन होता है तब द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है। तो रासायनिक संयोजन के लिए ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने दिया था। लेवोजियर जिसे हम लोग रसायन शास्त्र के पिता कहते हैं। किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होता है, इसे स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है, जिसे डैश ने दिया था। इसे दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। तो जोसेफ प्राउस्ट और लेवोजियर इन दोनों ने मिलकर के रासायनिक संयोजन का नियम दिया था, एक स्थिर अनुपात का नियम और दूसरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इनके कहने का मतलब ये था, जैसे कि मान लो H2O है, तो ये H2O तभी बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में मिलेंगे, अदरवाइज नहीं बनेगा। या फिर आप इसके उल्टा बोल दो, आप H2O यानी जल को आप कहीं से भी उठाकर ले आओ, कहीं से भी उठाकर ले आओ, नाले के पानी, नल का पानी या फिर नदी का पानी, अगर वो पानी है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा और वो भी इस रेशियो में होगा। तो इसे बोलते हैं स्थिर अनुपात। ये रेशियो है द्रव्यमान का, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का रेशियो 1:8 होगा। चाहे वाटर का सोर्स कोई भी हो, पानी का स्रोत कोई सा भी हो, अगर वो पानी है तो इसी रेशियो में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे। और अगर हमें बनाना भी है तो द्रव्यमान के इसी अनुपात में हमको इसका रासायनिक संयोजन करवाना होगा, तब जाकर के बनेगा। तो यही जोसेफ प्राउस्ट ने कहा था कि ये जो यौगिक है इसमें जो तत्व है ये एक निश्चित अनुपात में, द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में उपस्थित है। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव डैश होता है, चाहे जल का स्रोत कोई सा भी हो। तो ये क्या हो जाएगा? 1:8। H2O है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, तो यहाँ 2 परमाणु है तो यहाँ 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का होता है 16, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1:8 हमें मिल जाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव रहता है। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान ये हो जाएगा 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 है यहाँ, तो 3 हो जाएगा। यानी 14:3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का रेशियो 14:3 होता है। यानी इस रेशियो में ये दोनों मिलेंगे तत्व, तब जाकर के ये अमोनिया यौगिक का निर्माण होगा। डाल्टन के अनुसार किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु है, जो क्या होता है? डाल्टन साहब ने कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो डिविजिबल नहीं होते हैं, अविभाज्य होते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पता चला तब इनका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया कि एटम्स डिविजिबल नहीं होते हैं। तत्वों के प्रतीक को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया? सबसे पहले दिया था डाल्टन ने, लेकिन इनका ये जो प्रतीक था देने का जो तरीका था, इन्होंने जिस कॉन्सेप्ट को लाया प्रतीक को देने का, वो बिल्कुल ही फ्लॉप रहा। इन्होंने इस तरह से पिक्टोरियल इन्होंने सिंबल दिया था कि कार्बन का हम लोग ऐसा प्रतीक देंगे, फास्फोरस हुआ तो ऐसा प्रतीक देंगे, हाइड्रोजन देंगे तो ऐसा प्रतीक देंगे,
तो इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, इनके प्रतीक को एक्सेप्ट नहीं किया गया। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्वों के प्रतीक को देने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया? तो ये थे बर्जीलियस। इनका जो प्रतीक देने का तरीका था ये बिल्कुल ही सही था, इन्होंने अक्षरों का यूज किया, ठीक है, लेटर्स का यूज किया। जो हम लोग अभी लेटर्स का यूज करते हैं, जैसे कॉपर का हम लोग सिंबल CU बोलते हैं, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, लेटर्स का यूज कर रहे हैं। तो इन लेटर्स का यूज करके प्रतीक देने का कॉन्सेप्ट लाया बर्जीलियस ने। तो इनका ये प्रतीक देने का जो तरीका था, कॉन्सेप्ट था, ये एक्सेप्ट किया गया। लेकिन अब जो नामकरण होता है, कोई भी तत्व, कोई किसी भी नए तत्व का पता लगता है या फिर बनाया जाता है, तो उसका नामकरण ये IUPAC के द्वारा किया जाता है। मैक्सिमम का नामकरण IUPAC के द्वारा किया गया है। तो IUPAC का पूरा नाम पूछा है, इसमें क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक उसके लैटिन नाम से लिया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा आयरन। आयरन का देखो हम लोग स्पेलिंग लिखते हैं IRON, तो इस हिसाब से सिंबल होना चाहिए IR, लेकिन आयरन का सिंबल हम लोग जानते हैं ये होता है Fe। तो ये जो Fe सिंबल है ये लिया गया है लैटिन नाम फेरम से। फेरम का जो Fe है स्टार्टिंग का कैपिटल F और उसके बाद स्मॉल e, यहाँ से लिया गया है आयरन का सिंबल। कैलियम किस तत्व का लैटिन नाम है? ये हो जाएगा हमारा पोटेशियम का। आपको ये सारे नाम, सिंबल और किस नाम से सिंबल लिया गया है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे देख लो, आयरन का सिंबल Fe होता है, ये लिया गया है लैटिन नाम फेरम से। गोल्ड का सिंबल Au होता है, ये लिया गया है लैटिन नाम ऑरम से। सिल्वर का सिंबल Ag लिया गया है लैटिन नाम अर्जेंटम से। तो ये सारे आपको एक बार पढ़ना है और इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है। और यहाँ आप देख लो, डाल्टन लिखा है, बर्जीलियस लिखा है। तो डाल्टन ने सबसे पहले सिंबल देना स्टार्ट किया था, भले ही इनका ये सिंबल देने का तरीका फ्लॉप हुआ और बर्जीलियस का मान्य हुआ, क्योंकि इन्होंने लेटर्स का यूज करके बर्जीलियस ने सिंबल देना स्टार्ट किया था। एक AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो एक AMU ये बराबर होता है 1/12 N2 में कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक AMU ये ध्यान में रखना है आपको, एक AMU बराबर होता है जो कार्बन 12 है, कार्बन का ये आइसोटॉप है, कार्बन 12 एक परमाणु का द्रव्यमान जो होगा उसके 12वें भाग के बराबर जो द्रव्यमान होगा उसे हम लोग एक AMU कहते हैं। एक AMU का मान ग्राम में कितना होता है? एक AMU बराबर ग्राम में कितना होता है? ये आपसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक AMU बराबर कितना ग्राम होता है। तो ये डायरेक्ट आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए। एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बहुत ही कम है, बहुत ही कम द्रव्यमान है। एक परमाणु का द्रव्यमान आप कितना उम्मीद करते हो? बहुत ही कम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि -24 है, 24 मत कीजिएगा। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, 1/12 गुने में कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान और साथ में एक AMU बराबर ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है? आपने सुना होगा एक परमाणु वाला अणु, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है एक्चुअली उसमें क्या होता है, एक ही एटम होता है, बट वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। और कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन एटम, ये N2 के फॉर्म में होता है, कभी भी N के फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा इस फॉर्म में। इसीलिए ये अपने जैसे एक और नाइट्रोजन के साथ N2 के फॉर्म में एक मॉलिक्यूल बनाता है और उसके साथ रहता है। लेकिन सारे एटम के साथ ऐसा नहीं है। हीलियम मोनो एटॉमिक है, सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है। आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये सब सिंगल एटम है जो एग्जिस्ट करता है। तो परमाणु एटम ये फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? ये रह सकता है, तो ये है अणु, यानी कि मॉलिक्यूल। किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? क्या बोला है, एक अणु में एक मॉलिक्यूल उठाना है। मैं एक मॉलिक्यूल कौन सा उठा लूँ? कोई सा भी आप उठा लो, जैसे कि H2O, ये एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं यहाँ ऐसे लिखता 3H2O तो ये होता है 3 मॉलिक्यूल। अगर मैं ऐसे लिखता 4H2O तो ये हम बोलते हैं कि जल का 4 मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ देखो ये एक मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमें पता है जो मॉलिक्यूल होते हैं एटम से मिलकर बनता है, तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उसे हम बोलेंगे एटॉमिसिटी, ठीक है, परमाणुकता। C इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ H2O में देख लो, हाइड्रोजन के 2 परमाणु
ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिल करके टोटल 3 परमाणु, तो ये हो गया, तो इसकी परमाणुकता हो गई 3। जैसे ऑक्सीजन है O2, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं, तो हम बोलेंगे कि इसकी एटॉमिसिटी है 2। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो यहाँ एटॉमिसिटी 2, क्योंकि 2 ही परमाणु हैं, 2 ही एटम्स है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो जब भी हम एटॉमिसिटी बताएंगे हमेशा एक मॉलिक्यूल को देखते हुए बताएंगे। सल्फर की परमाणुकता कितनी है? सल्फर की परमाणुकता, सल्फर S8 के फॉर्म में स्टेबल होता है, इसीलिए हम लोग सल्फर की परमाणुकता एटॉमिसिटी 8 बोलते हैं। और फास्फोरस P4 के फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी फास्फोरस अपने जैसे 4 एटम के साथ जब कंबाइन करता है तब वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी सबसे ज़्यादा वो खुश रहता है। तो इसकी एटॉमिसिटी 4, सल्फर की एटॉमिसिटी 8। तो आपको ध्यान में रखना है कि सल्फर की परमाणुकता ये 8 होती है और फास्फोरस की 4 होती है। इस दोनों का एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आपके पिछले साल एग्जाम में पूछा गया है सल्फर का भी और फास्फोरस का भी परमाणुकता। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक अणु है, यानी कि ऐसे अणु जिसमें एक ही परमाणु हो, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम एग्जिस्ट करता है, एक ही एटम है। तो हीलियम He हम लोग जानते हैं He लिखते हैं, कभी आप हीलियम को He2 नहीं लिखते हो, हाइड्रोजन को लिखते हो H2, लेकिन हीलियम को नहीं लिखते हो। ऑक्सीजन बोले तो O2, फास्फोरस बोले तो P4, सल्फर बोले तो S8। तो यहाँ 8 परमाणु है सल्फर के, यहाँ 4 परमाणु फास्फोरस के, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यहाँ हीलियम के 1 ही परमाणु है। ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हीलियम। फास्फोरस के अणु में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? तो फास्फोरस के अणु यानी फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? तो ये होता है 4, जो अभी मैंने आपको बताया P4। धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, इन कणों को कहते हैं। धातु और अधातु युक्त यौगिक यानी कि ऐसे कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है, फॉर एग्जांपल NaCl। यहाँ देख लो, Na मेटल है और Cl ये नॉन मेटल है। तो ये जो है आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, पूर्ण स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉन का, तब जाकर के ये आयनिक यौगिक बनता है। तो ये आवेशित कण कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? Na+ और Cl-, Na+ Cl-। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आयन्स बोलते हैं। तो आयन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस पे प्लस चार्ज है उसे हम धनायन बोलते हैं, जिस पे माइनस चार्ज है उसे हम लोग ऋणायन बोलते हैं। यानी जिसमें प्लस चार्ज है उसे कैटायन बोलेंगे और जिस पे माइनस है वो हो जाएगा एनायन। और ले सकते हो AlCl3, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, यहाँ Al+3 होता है और Cl- होता है, तो ये हो जाएगा कैटायन, ये हो जाएगा एनायन। नेक्स्ट है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, यानी कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास पूछा गया है क्लोरीन का। तो ये तो याद रखने वाला बात है, आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, 4 मिनट का ये वीडियो है, 4 से 5 मिनट का वीडियो है, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, ऊपर में आई बटन पे आप क्लिक करो और उस वीडियो तक आप पहुँचो। उसमें मैंने एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक के जो भी तत्व है उसके परमाणु द्रव्यमान को मैंने बताया हुआ है ट्रिक से कि आप कैसे याद रखोगे उसको, आप उसे इजीली याद रख सकते हैं। और यहाँ मैंने आपको ये टेबल दिया हुआ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कुछ तत्व के परमाणु द्रव्यमान यहाँ लिखा हुआ है NCERT के बुक में, तो आप इसे देख लो। क्लोरीन का देखो 35.5 होता है, तो 35.5 हो जाएगा। यहाँ देख लो 35.5 हम लोग AMU भी लिख सकते हैं या फिर U भी लिख सकते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास और AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। यानी क्लोरीन का हम सिर्फ एक एटम उठाएं तो उसका द्रव्यमान होगा 35.5 और एक एटम का द्रव्यमान हम लोग हमेशा AMU में बताते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में बताते हैं। तो ये आपको ध्यान में है तो ठीक है, अदरवाइज आप उस वीडियो को जरूर देख लें, आपको आसानी से उसी 4 मिनट में याद हो जाएगा सारे ही 1 से लेकर के 20 तक के तत्व का परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है। अब हम लोग कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे, 4-5 ऐसे सवाल देखेंगे जिसमें हम लोग रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपको मेनली ध्यान रखना पड़ता है वैलेंसी यानी कि संयोजकता। तो NCERT में ये टेबल दिया हुआ है, यानी आप इस टेबल को अगर याद रखते हो, और याद रखना बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, इसमें से बहुत सारा चीज़ आपको पहले से पता है। तो अगर आपको ये टेबल याद है, फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, आप इसको आसानी से बना दोगे। इस तरह के सवाल को रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। आप तो वैलेंसी जानते हो कि सोडियम का क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, फास्फोरस का क्या होता है, सल्फर का क्या होता है। तो किसी तत्व का वैलेंसी पूछेगा तो आप तो बता दोगे। आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में भी बताया हुआ है कि कैसे हम लोग बताते हैं। मेनली मैं आपको यहाँ पर यह बताऊँगा कि जो बहुपरमाणुक आयन होते हैं उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
क्योंकि बहुपरमाणुक आयन के लिए, पॉलीएटॉमिक आयन के लिए वैलेंसी वही होगा जो उसके ऊपर चार्ज होगा। जैसे अमोनियम आयन लिखा हुआ है, तो अमोनियम आयन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये NH4+ होता है, तो ये +1 जो है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन देख लो, हाइड्रोक्साइड आयन OH- होता है, तो ये माइनस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सल्फेट आयन देख लो SO4 2-, तो ये 2- आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पॉलीएटॉमिक आयन के केस में, इन सारे के केस में एक वैलेंसी का रूप लेगा। तो तत्व के बारे में आपको पता है कि किसका वैलेंसी क्या होता है। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका वेरिएबल वैलेंसी होता है, जैसे यहाँ देख लो Cu+, कॉपर प्लस और यहाँ कॉपर +2, तो इसके लिए आपको अलग से ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरह से आयरन का देख लो Fe2+, Fe3+, तो ये डिपेंड करेगा नाम के ऊपर कि कौन सा नाम दिया हुआ है। फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, तो फेरिक में कुछ और हो जाता है, फेरस में कुछ और हो जाता है। फेरिक में +3 आएगा तो आपको वैलेंसी 3 लेना पड़ेगा, फेरस में +2 आएगा आयरन का वैलेंसी, तो आपको 2 लेना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कॉपर के केस में मान लो कहीं क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा आपसे, तो जब क्यूप्रिक ऑक्साइड आएगा तब आपको वहाँ पर कॉपर का वैलेंसी 2 लेना पड़ेगा। अगर क्यूप्रस ऑक्साइड पूछ दे तब आपको वहाँ पर वैलेंसी 1 लेना पड़ेगा। तो ये आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका वेरिएबल वैलेंसी होता है। ये सारे इस टेबल में जितना दिया हुआ है आप उतना ही याद रखो। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन का सबसे पहले हम लोग सिंबल लिखेंगे, सल्फाइड है यानी सल्फर का सिंबल लिखेंगे। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, ये आपको पता है पहले से ही, तो हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे। सल्फर का वैलेंसी 2 होता है, या फिर आप यहाँ देख लो सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन जब भी लिखेंगे तो S2- बताएंगे हम लोग, S2-। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब क्रिस क्रॉस करेंगे, ठीक है, क्रिस क्रॉस करेंगे, यानी ये जो 2 है ये इसका सब्सक्रिप्ट बन जाएगा H2, और ये जो 1 है ये इसका सब्सक्रिप्ट बन जाएगा यानी कि S1। तो हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, हम लोग H2S लिखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा B, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हो जाएगा। चलिए और देखते हैं सवाल। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। अब देख लो, मैग्नीशियम का हम लोगों को पता है कि इसकी वैलेंसी 2 होती है। उसके बाद क्लोराइड, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, इसकी वैलेंसी 1 होती है। ग्रुप नंबर 17 का तत्व है, ग्रुप नंबर 17 में जितने भी तत्व आते हैं सबकी वैलेंसी 1 होती है। या फिर आप यहाँ देख लो क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन Cl-, तो यहाँ पर माइनस यानी कि -1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। उसके बाद इसका क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर चला आएगा Mg1 और Cl2, यानी ये 1 इसका सब्सक्रिप्ट बन जाएगा और ये 2 इसका सब्सक्रिप्ट बन जाएगा। तो हम लोग 1 तो लिखते नहीं हैं, तो MgCl2 यानी कि MgCl2D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और सवाल देखते हैं इसी तरह के। सोडियम नाइट्रेट का सही सूत्र क्या है। सोडियम की वैलेंसी आप सभी को पता है, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, तो इसकी वैलेंसी 1। नाइट्रेट, तो यहाँ देखो, यहाँ है नाइट्राइड यानी कि N3-, बट हमें चाहिए नाइट्रेट, तो नाइट्रेट यहाँ देखो NO3-, तो आप यहाँ लिखोगे NO3 और उसके बाद नीचे 1 क्यों, क्योंकि नाइट्रेट आयन होता है NO3-, तो यहाँ पे -1 चार्ज है, तो हम लोग यहाँ पर इसका चार्ज लिखेंगे नीचे 1। क्रिस क्रॉस करेंगे, यहाँ मिलेगा हमें NaNO3 यानी कि B इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। कैल्शियम ये ग्रुप नंबर 2 का तत्व है, तो इसकी वैलेंसी 2। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देख लो OH- होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे OH, और क्योंकि यहाँ -1 है तो यहाँ लिखेंगे 1। जितना चार्ज उतना ही आपको नीचे लिख देना है। क्रिस क्रॉस करेंगे, यहाँ जाएगा Ca1, उसके बाद OH2। हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे OH2, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ हाइड्रोजन का 2 एटम यहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो 2 सब्सक्रिप्ट है ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है। हम लोग क्या करेंगे, Ca और यहाँ 2 एटम है OH है, तो ये दोनों का सब्सक्रिप्ट होना चाहिए। ये जो 2 है दोनों का सब्सक्रिप्ट होगा, तो हम लोग इसको ब्रैकेट में डाल देंगे OH2 ऐसे, और क्योंकि 1 तो हम लोग लिखते नहीं है तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा ये, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे हम लोग फॉर्मूला को लिखते हैं। मान लीजिए कभी कोई ऐसा केस आ गया, फॉर एग्जांपल A है और B है, A का वैलेंसी मान लो यहाँ 2 है और B की वैलेंसी मान लो यहाँ 4 है। हम लोग इसको क्रिस क्रॉस करेंगे, क्योंकि इस तरह का सवाल आया नहीं है इसमें, तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे A4B2। अब देखो यहाँ 4 और 2 इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस 4 और 2 का हम लोग HCF निकालेंगे। 4 और 2 का HCF आएगा 2,
तो अब इस HCF से हम लोग इस 4 में भी डिवाइड करेंगे और इस 2 में भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा A2B, B1 आएगा लेकिन 1 नहीं लिखेंगे, तो A2B हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये बस सिंप्लीफाई थोड़ा सा और फॉर्मूला को आसान करने का तरीका है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ देख लो, यहाँ 2 था और 1 था, इस दोनों का HCF कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो अब 1 में 1 से भाग लगाओगे 1 ही आएगा, 1 में 2 से भाग लगाओगे 2 ही आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा केस आ सकता है, तो आप इसको और छोटा कर देना सबस्क्रिप्ट को। ये आपको एक सूत्र दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है ये पूछा है। ये एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है। अब इसे बताना है कि टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। इसमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सारे इन सारे के एटम्स प्रेजेंट हैं। एल्यूमिनियम के पास सबस्क्रिप्ट 2 है, यानी कि इसके 2 एटम्स हैं यहाँ पे। अब देख लो SO4, यहाँ देख लो ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सबस्क्रिप्ट 3 है ये सल्फर के साथ भी है, ऐसे S3 सल्फर के साथ भी है ये, तो सल्फर का यहाँ एटम हो जाएगा टोटल 3। उसके बाद ये जो सबस्क्रिप्ट 3 है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, तो ऑक्सीजन के साथ भी है। अब यहाँ ऑक्सीजन के साथ पहले से एक सबस्क्रिप्ट 4 है, पहले से एक नंबर 4 लगा हुआ है। वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो ब्रैकेट के बाहर वाला सबस्क्रिप्ट है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन का O12 यानी कि 12 एटम प्रेजेंट है। तो अब देख लो टोटल एटम्स कितने हुए, 12 3 15 और 2 17, टोटल 17 एटम प्रेजेंट है। यहाँ देख लो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, 17 इसका राइट आंसर होगा। टोटल जो परमाणुओं की संख्या है वो है 17। PO4 3- में कितने परमाणु विद्यमान है, यानी कितने परमाणु प्रेजेंट है फॉस्फेट आयन में। तो फास्फोरस है, फास्फोरस का 1 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का 4 एटम प्रेजेंट है, तो टोटल हो गया 5 एटम्स, तो 5 इसका राइट आंसर होगा। 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होगी। अब जितने भी सवाल आप देखेंगे सब मोल से संबंधित है। इस चैप्टर में ज़्यादातर हम लोगों को मोल ही समझना होता है, तो हम लोग अब मोल के बारे में पढ़ेंगे। 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होगी। 1 मोल में कणों की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास इतने अगर हमारे पास मान लो एटम्स हैं, हम बोलेंगे कि हमारे पास 1 मोल एटम्स हैं। अगर इतने हमारे पास मान लो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल है। अगर हमारे पास मान लो इतने आयंस हैं, हम बोलेंगे कि 1 मोल हमारे पास आयंस हैं। तो 1 मोल यानी कि संख्या में इतने। 1 मोल में जल के कितने अणु उपस्थित होंगे। 1 मोल जल में बोला है, तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे ही बोले 1 मोल और आपसे पूछा है 1 मोल में जल के कितने अणु उपस्थित होंगे, तो 1 मोल अणु यानी कितने अणु, संख्या में इतने अणु, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल के 1 मोल में कुल कितने परमाणु मौजूद हैं। इस बार क्या पूछा है कि जल के 1 मोल में कुल अणु की संख्या नहीं, परमाणुओं की संख्या। मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है आपसे, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो यहाँ देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जल का फॉर्मूला लिखोगे, वाटर का आपने फॉर्मूला लिखोगे। वाटर का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, वाटर है यहाँ पे, कुछ भी रहे तो आपको फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। ये क्या है, वाटर का 1 अणु है, यानी कि 1 मॉलिक्यूल है। इस वाटर के 1 मॉलिक्यूल में, 1 अणु में टोटल परमाणु कितने हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 परमाणु है, यानी कि 3 एटम्स प्रेजेंट है। ये तो 1 अणु में 3 परमाणु है। आपसे पूछा है 1 मोल में कितने परमाणु हैं, तो हमें मालूम है जल 1 मॉलिक्यूल है। जल के 1 मोल में टोटल कितने मॉलिक्यूल, संख्या में इतने मॉलिक्यूल, यानी कि 6.022 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल जल के 1 मोल में। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि जल के 1 मॉलिक्यूल में 3 परमाणु, तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल है, तो कितने परमाणु हो जाएंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। चलिए और भी सवाल देखते हैं। धीरे धीरे ये सारा डाउट आपके मन में जो भी आ रहा होगा सब क्लियर हो जाएगा, आप बस देखते रहो आराम से। जल के 1 मोल में हाइड्रोजन के कुल कितने परमाणु उपस्थित हैं। पिछली बार सवाल में आपसे बस ये पूछा था कि टोटल परमाणु कितने हैं, इस बार ये बोल दिया है कि हाइड्रोजन के कुल कितने परमाणु हैं। तो ये है H2O यानी कि जल, ये जल का 1 अणु है, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल है। जल के 1 मॉलिक्यूल में टोटल 3 एटम्स हैं। इस 3 एटम्स में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यानी कि वाटर के 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है। और यहाँ पूछा है 1 मोल में, तो 1 मोल वाटर
कहने का मतलब क्या हुआ कि एक मोल में वाटर के H2O के टोटल इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 ही एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में इसी में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा ये आंसर हो जाएगा कि इतने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे। एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? एक परमाणु, सिंगल एटम, एक एटम के परमाणु द्रव्यमान को हम लोग परमाणुविक द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट बोलते हैं। एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को क्या कहा जाता है? आणविक द्रव्यमान बोलेंगे। देखिए, एक सिंगल एटम था, सिर्फ एक ही एटम था, तो हम लोग क्या बोले? परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। अब एक अगर अणु दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो उसका जो टोटल द्रव्यमान होगा, टोटल मास होगा, उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट या फिर आणविक द्रव्यमान। और आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? जितने भी एटम्स दिए हुए हैं, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, सबके द्रव्यमान को अलग अलग पता करो, सबको जोड़ दो। जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो ये होता है 65। जिंक का परमाणु द्रव्यमान यानी जिंक का सिर्फ एक परमाणु है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो 65U या फिर AMU। तो ये आप ध्यान में रखना, आपके रेलवे परीक्षा में ये डायरेक्ट जिंक का द्रव्यमान पूछा गया था। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3, ये होता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। अब देखो, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, और हमसे पूछा है आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। जब भी मॉलिक्यूलर मास पूछे यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास। और हम कैसे निकालेंगे? जितने भी अलग अलग एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, सबका अलग अलग द्रव्यमान पता कीजिए, मास पता कीजिए और सबको जोड़ दीजिए। तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। अगर आपको नहीं याद है तो ऊपर में आई बटन दिख रहा है आपको, आप उस पर क्लिक करो, उस वीडियो को पहले देखो। 4 से 5 मिनट का वीडियो है, पहले आप इसे देख लो, फिर इसके आगे आप सवाल देखना। नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, ये होता है 14। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, यहाँ 3 है, तो हो जाएगा ये 48। अब क्या करना है? सबको जोड़ दो। सबको जोड़ देंगे तो 8 4 12 और 1 13, 4 5 और 1 6 कैरी, तो 63U। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी हम लोग परमाणु द्रव्यमान, कभी भी हम लोग आणविक द्रव्यमान जब भी बताएंगे तो हम लोग यू में बताएंगे या फिर AMU में, दोनों एक ही चीज़ है, यूनिफाइड मास एटॉमिक मास यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास हम लोग हमेशा AMU में ही बताते हैं। 1 मोल नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान है। अब देखो, इससे पहले क्या पूछा था? एक अणु नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान यानी कि आणविक द्रव्यमान। इस बार क्या पूछा? 1 मोल। बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग क्या करना, कभी भी इस तरह का सवाल आया है कि 1 मोल का पूछे तो आप लोग एक अणु का निकालना, या फिर 1 मोल परमाणु का पूछे द्रव्यमान तो आप लोग एक परमाणु का निकालना। यानी आप लोग हमेशा AMU में ही निकालोगे, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। नाइट्रिक अम्ल का मैंने आपको क्या बताया निकाल करके? HNO3 63 AMU, यही बताया मैंने आपको। तो 63 AMU ये एक मॉलिक्यूल का मास है, एक अणु का मास है, सिर्फ एक अणु का मास है। हमसे पूछा 1 मोल नाइट्रिक अम्ल यानी कि 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। तो आप लोग क्या करोगे? आप बोलोगे कि 1 मोल में टोटल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो इतने का हो जाएगा 63 AMU। बिल्कुल सही बात है, इतना हो जाएगा। आपको आंसर ग्राम में बताना है, आपको आंसर ग्राम में बताना है। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सवाल देखा था 1 AMU बराबर क्या रिलेशन होता है ग्राम में? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब आप लोग क्या करोगे? इससे इसमें गुना करोगे, 1.66 इंटू 10⁻24 इससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, तब जाकर के आपका कुछ आंसर निकल के आएगा। लेकिन आपको इतना नहीं करना है। अगर आपको एक मॉलिक्यूल का मास पता हो तो 1 मोल का निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? ये जो AMU लिखा है इसको काट दोगे और यहाँ पे ग्राम लिख दोगे, बस इतना करना है आपको। यानी कि 63 ग्राम इसका राइट आंसर होगा। आपको बार बार इतना करने का जरूरत नहीं है। यानी कि AMU हटाओ, ग्राम लगाओ। नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? इस बार आपसे पूछा है मोलर द्रव्यमान, तो कुछ नहीं है। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का मास। जो अभी आपने पिछले सवाल में देखा कि 1 मोल नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान पूछा था, तो उसी को हम लोग मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। क्या था वो? 63 ग्राम, यानी कि डी इसका राइट आंसर। तो 1 मोल नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान 63 ग्राम, और 1 मॉलिक्यूल अगर रहता तो
एक मॉलिक्यूल का मास 63 AMU। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है। कहने का मतलब जो नाइट्रिक अम्ल है इसका जो सूत्र है उसको आप देखो और उसका द्रव्यमान बताओ। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ये किसका सूत्र है? ये परमाणु का सूत्र है या फिर अणु का सूत्र है? एटम का फॉर्मूला है या फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है? आप बोलोगे कि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है तो आपसे कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर मास पूछा है। एटम होता तो हम बोलते एटॉमिक मास पूछा है। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान का मतलब यही होता है कि अगर सूत्र अणु का है तो आप आणविक द्रव्यमान बता दो, परमाणु का है तो परमाणुविक द्रव्यमान बता दो। तो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट कर लिया कि नाइट्रिक अम्ल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है 63 AMU, यानी कि 63 U हमारा राइट आंसर हो जाएगा। U या फिर AMU कुछ भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है जल का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना है। ग्राम अणु द्रव्यमान का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब सिंपल सा होता है मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। यानी ये जो जल है, जल का जो फॉर्मूला है H2O, ये किसका फॉर्मूला है? ये अणु का फॉर्मूला है। तो आप इस अणु का द्रव्यमान बताओ, इस अणु का द्रव्यमान बताओ, लेकिन किसमें? ग्राम में। हो गया, इतना ही करना है। और हम लोग अणु का द्रव्यमान जब ग्राम में बताते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, क्या पता लगता है? मोलर मास पता लगता है। यही तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो जल का जो मॉलिक्यूलर मास है, एक अणु का द्रव्यमान है, वो 18 AMU है। हमसे पूछा है अणु द्रव्यमान लेकिन ग्राम में, तो AMU काट दो और ग्राम में बता दो, और यही क्या हो जाएगा? इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। 1 मोल अणु का द्रव्यमान हो जाएगा, तो 18 ग्राम इसका राइट आंसर होगा। कैल्शियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना है? इस बार पूछा कैल्शियम। कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है? Ca होता है। ये क्या है? ये कैल्शियम का क्या है? परमाणु है। तो आप इसका परमाणु द्रव्यमान पता करो। आप इसका परमाणु द्रव्यमान पता करोगे, ये होता है 40 AMU। तो ये एक परमाणु का द्रव्यमान है, एक एटम का मास है। लेकिन आपसे पूछा है क्या कि ग्राम में बताओ, यानी कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान बताओ। तो AMU हटा देना, ग्राम लगा देना, और यही क्या हो जाएगा? इसका मोलर मास हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। यानी ग्राम परमाणु द्रव्यमान का मतलब सिंपल सा मतलब होता है मोलर मास। आप मोलर मास बता दो, वही हो जाएगा ग्राम परमाणु द्रव्यमान। अगर अणु है तो मोलर मास बराबर हो जाएगा ग्राम अणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। अगर परमाणु है तो मोलर मास मतलब हो जाएगा ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो 40 ग्राम इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक एवोगाड्रो संख्या को निरूपित करता है। एवोगाड्रो संख्या यानी कि एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। तो एक मोल बराबर संख्या में मैंने आपको क्या बताया? 6.022 इंटू 10⁻23। ये मैंने आपको बताया, एक मोल में इतने संख्या। ये जो संख्या है इसी को हम लोग, एक वैज्ञानिक थे एवोगाड्रो, उनके सम्मान में इस संख्या को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। इसे हम लोग Na से डिनोट करते हैं या फिर N0 से डिनोट करते हैं। तो यही होता है एवोगाड्रो संख्या। तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को काट दो, ठीक है, ये माइनस नहीं होगा। ये इतने संख्या को हम लोग एवोगाड्रो संख्या या फिर एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। किसी भी कण, ये कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना पदार्थ के कण, मैटर ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स बेसिकली क्या हो सकते हैं? या तो एटम होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा। तो किसी भी कण, अणु या परमाणु का एक मोल बराबर होता है, चाहे एटम हो या फिर मॉलिक्यूल हो। एक मोल ये बराबर क्या होता है? अगर मान लो परमाणु है तो इतने परमाणुओं की संख्या, अगर अणु है तो इतने अणुओं की संख्या। यानी कि एक मोल संख्या में क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर। उसके बाद देखो उस कण का ग्राम में द्रव्यमान। मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया कि आपसे एक मोल पूछे तो जो उसका फॉर्मूला होगा उसी का मास बता देना ग्राम में। यानी कि एक मोल बराबर हो जाएगा मास ऑफ पार्टिकल्स, मास ऑफ पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, बट इन ग्राम। जैसे H2O है, मैं आपसे पूछूं कि एक मोल में H2O का कितने कण, तो आप बोलोगे Na के बराबर। मैं पूछूंगा कि एक मोल H2O का द्रव्यमान कितना, आप बोलोगे 18 ग्राम। तो जब भी आपसे एक मोल पूछे किसी भी पार्टिकल का कि एक मोल कितने के बराबर होता है, तो कणों की अगर बात करें तो संख्या में इतने, अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो उसका ग्राम में द्रव्यमान बता दो, वही हो जाएगा एक मोल के बराबर। तो दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा A और B। मीथेन का एक मोल बराबर होगा, मीथेन का एक मोल बराबर किसके होगा? मीथेन क्या है? एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है।
तो मीथेन का 1 मोल यानी कि संख्या में मीथेन के इतने मॉलिक्यूल, ठीक है, मीथेन के इतने अणुओं की संख्या, या फिर मीथेन का 1 मॉलिक्यूल बराबर 16 ग्राम। मीथेन का जो आणविक द्रव्यमान होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 12 और 4 16 AMU। ये एक अणु का द्रव्यमान है, तो 1 मोल का क्या हो जाएगा, AMU हटाओ, ग्राम लगाओ, ये हो जाएगा उसका मोलर द्रव्यमान। तो 1 मोल बराबर क्या हो जाएगा, एवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु या परमाणु, या फिर क्या हो जाएगा, मोलर मास। मोलर मास या फिर फॉर्मूला यूनिट मास इन ग्राम। तो ये चीज़ आपको अभी ही ध्यान में सीख लेना है, रख लेना है कि 1 मोल बराबर हो जाएगा, 1 मोल बराबर हो जाएगा एवोगाद्रो संख्या के बराबर पार्टिकल्स, कण, चाहे अणु हो या परमाणु हो, कुछ भी हो, और 1 मोल ही बराबर क्या हो जाएगा, मोलर मास। और मोलर मास क्योंकि हम लोग हमेशा ग्राम में बताते हैं, तो यहाँ मैं आपको लिखूंगा नहीं कि मोलर मास इन ग्राम, हम लोग मोलर मास हमेशा ग्राम में ही बताएंगे। CaCl2 का मोलर द्रव्यमान कितना है, CaCl2 का मोलर द्रव्यमान कितना है, तो आपसे मोलर द्रव्यमान पूछा तो क्या करोगे, इसका मास कैलकुलेट करो ग्राम में। तो कैल्शियम का 40 हो जाएगा, क्लोरीन का होता है 35.5 एक एटम का, यहाँ 2 है तो हो जाएगा 71। इसका जो द्रव्यमान आएगा यह आ जाएगा 111। अब आपको 111 AMU नहीं लिखना है क्योंकि मोलर द्रव्यमान पूछा है, हम लोग हमेशा ग्राम में बताएंगे, तो 111 ग्राम, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी, मोलों की संख्या पूछा है। जब हम लोग मोल कैलकुलेट करते थे तो हम लोग क्या करते थे, मोलर मास कैलकुलेट करते थे, मोलर मास। तो अगर मैं आपसे बात करूं हीलियम का, तो हीलियम का 1 मोल में, हीलियम का मोलर मास ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्योंकि जब अगर हम 4 ग्राम, तो अगर हमारे पास 4 ग्राम है तो हम बोलेंगे कि हीलियम का हमारे पास कितना मोल है, 1 मोल है, लेकिन हमारे पास कितना है, 52 ग्राम है, तो ये कितने मोल के बराबर हो जाएगा, 13 मोल के बराबर हो जाएगा। तो सिंपली सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिटरी मेथड लगाना है, या फिर आप सीधा याद रखो कि जब भी हमें मोल कैलकुलेट करना होगा तो हमें कुछ मास दिया होगा ग्राम में, ठीक है, ये गिवन मास होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। किससे भाग लगा देंगे, मोलर मास से भाग लगा देंगे। सिंपल, आप ये याद रखो, या फिर यूनिटरी मेथड से सोच लो। इस बार क्या है, हमें हीलियम कणों की संख्या दिया हुआ है, पूछा है कि ये कितने मोल के बराबर है। हमें मालूम है कि अगर हमारे पास कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब हमारे पास 1 मोल कण है। लेकिन हमारे पास देखो कितने कण हैं, इतने कण हैं, यानी कि इसका 3 गुना है ये, सॉरी माफ कीजिएगा 2 गुना है ये। तो इसका अगर 2 गुना है तो ये जो कण है ये कितने मोल के बराबर होगा, 2 मोल के बराबर होगा। यहाँ भी मैंने क्या किया, यूनिटरी मेथड लगाया, या फिर आप सिंपली ये याद रखो कि मोल बराबर क्या हो जाएगा, कणों की संख्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, यानी कि संख्या में बटे में ये। और एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अगर आपको द्रव्यमान दिया रहा है तो मास गिवन इन ग्राम बटे में मोलर मास। नेक्स्ट है मोल शब्द किसने दिया, मोल ये जो शब्द है ये दिया था विल्हेम ओस्टवाल्ड ने, ठीक है, विल्हेम ओस्टवाल्ड ने। और ये जो MDO एवोगाड्रो देख रहे हैं, इसी के सम्मान में इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। 5 मोल नाइट्रोजन अणु गैस का द्रव्यमान कितना है, यानी कि नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान कितना है। जब भी आपको नाइट्रोजन गैस बोले तो इसका मतलब N2 गैस ही होता है, हम लोग N नहीं लिखते हैं, N2 लिखते हैं। तो देखिए अगर N2 का 1 मोल हम ले तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, N का होता है 14, तो N2 है तो इसका हो जाएगा 28, क्योंकि हम लोग 1 मोल का मास बता रहे हैं तो 28 AMU ना लिख करके 28 ग्राम लिखेंगे, यानी 1 मोल में 28 ग्राम। तो 0.5 मोल में कितना हो जाएगा, इसी में हम लोग क्या करेंगे 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 14 ग्राम। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर मैंने अभी आपको बताया कि जब भी नंबर ऑफ मोल अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, मास ग्राम में ये आपको गिवन होगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो आपको इस बार क्या है कि मोल दिया हुआ है और आपसे ये मास पूछा है, तो आप क्या करोगे, मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि मास अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे, मोल में मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से, यही करना है। मोल दिया हुआ 0.5, मोलर मास किसका, नाइट्रोजन अणु का नहीं, N2 का नहीं, नाइट्रोजन परमाणु का, तो क्या हो जाएगा ये 14, यहाँ से आ जाएगा 7 ग्राम। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 7 AMU मत कर देना आप लोग, 7 ग्राम बताना है,
कभी भी मोल देकर द्रव्यमान पूछे तो आपको ग्राम में ही बताना है। नेक्स्ट है आपके पास इतना नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या दिया हुआ है, तो बताना है कि इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो आपको कण से सीधा द्रव्यमान बता दे, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कण से पहले आपको मोल के पास जाना पड़ेगा, फिर मोल से द्रव्यमान के पास जाना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कभी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती हमें पहले दूसरे स्टेशन के पास जाना पड़ता है, फिर वहाँ से उस स्टेशन तक पहुँचना होता है। ठीक वैसे ही समझो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दे रखा है तो आप डायरेक्ट मास कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आपको पहले मोल के पास जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको मोल में कन्वर्ट करो। मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आपको जितना गिवन पार्टिकल्स होंगे, कणों की संख्या जो आपको दिया होगा उसमें आप लोग एवोगाड्रो नंबर से भाग लगाओगे। तो ये आप देखो, ये जो कणों की संख्या है उसमें अगर आप 6.022 इंटू 10⁻23 से अगर भाग लगाओगे तो ये 23 से 23 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये नंबर इसको काट देगा 2 मरतबे, 2 टाइम्स में इसको ये कैंसिल आउट कर देगा। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमारा निकल कर जाएगा 1.2 यानी कि 0.5। यानी हमें अब मोल निकल चुका है, मोल पता चल चुका है और हमें क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। तो मोल बराबर एक और फार्मूला होता है मास इन ग्राम जो गिवन होता है और बट्टे में मोलर मास। तो हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। अब हमें मोल पता चल चुका है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 0.5 में जब हम 14 से गुना करेंगे तो ये 7 ग्राम के ही बराबर आएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार क्या दे रखा है कि N2 अणुओं की संख्या का द्रव्यमान क्या है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, हमें संख्या दे रखा है अणुओं का, पार्टिकल्स का, कणों की संख्या दे रखा है, तो हम लोग सबसे पहले मोल के पास पहुंचेंगे और मोल हमें ले जाएगा द्रव्यमान के पास। तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो संख्या दे रखा है हमें, जो दिया होता है हमें संख्या, उसी में हम लोग एवोगाड्रो संख्या Na से गुना भाग लगाते हैं। कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा, सिंपली हमें मिलेगा 1 मोल। अब हमें मोल अगर पता चल चुका है तो द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। मोलर मास कितना हो जाएगा, यहाँ N2 दे रखा है यानी कि 28 ग्राम, तो इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे तो यहाँ से 28 ग्राम ही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सी इसका राइट आंसर। 46 ग्राम सोडियम परमाणुओं में अणुओं की संख्या कितनी है। अब फिर से क्या है, द्रव्यमान से हमें अणु के पास आना है, तो फिर से हम लोग नहीं आ सकते हैं। हम लोग पार्टिकल से मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डायरेक्ट मास के पास नहीं पहुंच सकते, यानी कि मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास भी नहीं पहुंच सकते। हमें मदद लेना पड़ेगा मोल, यानी कि मोल के पास पहले जाना होगा। हमें इस बार 46 ग्राम क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मोलर मास से भाग लगाएंगे। मोलर मास जो कि सोडियम का होता है 23, मोलर मास से भाग लगाएंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 मोल। अब हमें 2 मोल मिल चुका है। हमें मालूम है कि 1 मोल अगर होता तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, इतने होते हैं। यहाँ 2 मोल है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी। ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या यानी कि O2। तो फिर से वही करना है हम लोगों को। पहले हम क्या करेंगे, मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल कैलकुलेट करने के लिए जो गिवन मास होगा ग्राम में, उसमें हम लोग मोलर मास से भाग लगाएंगे। अब हमसे पूछा है अणुओं की संख्या और यहाँ ऑक्सीजन परमाणु नहीं दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं जब भी ऑक्सीजन बोलेगा, सिर्फ ऑक्सीजन बोलेगा तो O2 का ही हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 32 ग्राम मोलर मास। तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 मोल के बराबर। अगर हमें 1/4 मोल मिल चुका है तो अब इसमें हमसे पूछा है कि अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो 1 मोल में कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। हमसे इतना मोल पूछा है तो इसमें क्या करेंगे, 1/4 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा A के बराबर 1.51 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट है 8 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो ऑक्सीजन है, ठीक है, O2, ऑक्सीजन बोले तो O2। तो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया मोल। सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, मोल, यानी कि 8 ग्राम में भाग लगाया था किससे, 32 से। फिर हम लोगों ने यहाँ से निकाला था 1/4 मोल। इस 1/4 में हम लोगों ने गुना किया 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो जो हमारा आंसर निकल कर आया था 1.51 इंटू 10⁻23, ये क्या था, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या, इतना हमारे पास अणु निकला। लेकिन हमसे पूछा है परमाणुओं की संख्या, और हमें मालूम है कि एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। तो हमारे पास अगर इतने अणु हैं तो इसमें 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो परमाणुओं की संख्या निकल कर आ जाएगी A, यानी कि 3.02 इंटू 10⁻23।
नेक्स्ट, यदि कार्बन परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, यानी कि जो मोलर मास है ये कितना है, 12 ग्राम है, ये आपको ध्यान में भी रखना है। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि ये हुआ कि हमें कार्बन का 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स परमाणु का द्रव्यमान दे रखा है 12 ग्राम। तो पूछा है कि एक एटम का द्रव्यमान कितना होगा। क्या करेंगे, 12 में भाग लगाएंगे इससे, 6.022 इंटू 10⁻23 इससे भाग लगाओगे आप। तो जब आप इससे भाग लगाओगे इसमें, तब आपका आंसर निकल कर आ जाएगा बी। ये 10⁻23 ये ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो देख लो -23, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है, 100 ग्राम सोडियम या फिर 100 ग्राम कैल्शियम। तो कभी भी आप द्रव्यमान देख करके परमाणुओं की संख्या नहीं बता सकते कि किसमें कितना है। सबसे पहले आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। तो 100 ग्राम सोडियम हम लोग चलिए मोल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कन्वर्ट किया सोडियम के बारे में। तो सोडियम का मोल हम निकालेंगे टोटल 100 ग्राम का, तो 100 गिवन मास हो जाएगा और बट्टे में मोलर मास 40। इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग निकालते हैं कैल्शियम का, ये आ जाएगा 100 और बट्टे में 40, सॉरी सोडियम का ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा कैल्शियम का 40। तो देख लो कि मोल कैल्शियम का सोडियम का ज़्यादा है कैल्शियम से। यहाँ 100/23 है और ये 100/40 है। तो ये हो गया संख्या में बड़ा, ये हो गया संख्या में छोटा। तो नंबर ऑफ मोल्स सोडियम का ज़्यादा दे रखा है, तो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो जाएगा उसी में परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगा। तो 100 ग्राम सोडियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले आपको मोल पता करना है, मोल से ही डिसाइड होगा किसमें कितना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय होता है, यह डैश कहलाता है। यह द्रव्यमान संरक्षण नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे डैश नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्थिर